गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत और उत्पादन का निर्धारण किस प्रकार होता है। पिछले वीडियो में जिस प्रकार मैंने बताया था कि बाज़ार क्या होता है, बाज़ार कितने प्रकार के होते हैं और पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या होती है और उसकी विशेषताएं क्या होती है। तो जनरली जो मैंने विशेषता बताई थी उनमें से प्रथम है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर क्रेता और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है। उसके बाद दूसरी जो विशेषता है कि फर्मों की एंट्री और एग्जिट दीर्घकाल में स्वतंत्र होता है, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, परिवहन लागत अनुपस्थित होती है, फर्म का उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना होता है, बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है, जो भी वस्तु होती है वो समरूप होती है। ये बातें अपन ने पिछले वीडियो में की थी। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है और उत्पादन का निर्धारण किस प्रकार फर्मों में होता है और किस प्रकार उद्योगों में होता है। अल्पकालीन उत्पादन और कीमत का निर्धारण किस प्रकार होगा और दीर्घकालीन उत्पादन और कीमत का निर्धारण किस प्रकार होता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत का निर्धारण। तो ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पूर्ण प्रतियोगिता में जो कीमत का निर्धारण होता है वो उद्योग के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? उद्योग के द्वारा होता है। और जो फर्में हैं, जो भी फर्म है उस उद्योग के अंतर्गत, वो उद्योग द्वारा निर्धारित की गई कीमतों पे ही अपना उत्पादन करती है। अर्थात पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेता और विक्रेताओं की बड़ी संख्या होती है, जिसके कारण कोई भी व्यक्तिगत फर्म वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकती। उद्योग में एक समान वस्तुएं उत्पादित करने वाली अनेक फर्में होती हैं जो समरूप वस्तुएं उत्पादित करती है, जिसके कारण एक व्यक्तिगत फर्म का उद्योग के उत्पादन में इतना सूक्ष्म योगदान होता है कि उस फर्म विशेष की वस्तु की पूर्ति के परिवर्तन का उस उद्योग की कुल पूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि एक जो फर्म है उसकी कीमत का और उसके उत्पादन का उस पूरे बाज़ार पे या पूरे उद्योग पे या पूरे बाज़ार पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, मान लो एक फर्म अपनी कीमत बढ़ा देती है या घटा देती है या फिर अपनी सप्लाई को, अपने उत्पादन को बढ़ाती है या घटाती है, उसका पूरे उद्योग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि फर्में बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यही कारण है कि पूर्ण प्रतियोगिता में कोई भी फर्म उद्योग की कीमत को प्रभावित नहीं कर पाती। अब जो लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। इस लाइन से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में एक उद्योग के अंतर्गत कार्य करने वाली प्रत्येक फर्म, ये फर्म है यहाँ, कीमत प्राप्त करता अर्थात प्राइस टेकर होती है, प्राइस को ग्रहण करती है, प्राइस को स्वीकार करती है। प्राइस का निर्धारण कहाँ होता है? उद्योग के अंदर। और उद्योग क्या होता है? फर्मों के समूह को उद्योग कहते हैं। और जो फर्में होते हैं वो प्राइस को टेक करती है, ग्रहण करती है। ठीक है, और उस प्राइस पे वो अपनी उत्पत्ति को निर्धारित करती है। तो जो भी फर्में होती हैं वो प्राइस टेकर होती है और प्रोडक्शन या क्वांटिटी मेकर होती है। ठीक है, कि उन्हें कीमतें दी हुई होती है फर्मों को, उस कीमतों पे वो अपना उत्पादन की मात्रा को निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ अपन देखेंगे कि एक डायग्राम आपको दिख रहा है। एक्स अक्ष पे दिखाया गया है उत्पादन को दिखाया गया है, वाई अक्ष पर कीमतों को दर्शाया गया है। और ये जो पहला डायग्राम है ये उद्योग का डायग्राम है। इसमें मांग वक्र और पूर्ति वक्र दिखाए गए हैं। मांग वक्र डी डी डेस ये वाला और पूर्ति वक्र ये वाला। मांग वक्र हमेशा ऋणात्मक ढाल का होता है, ये मैंने बताया था। जब अन्य बातें स्थिर रहने पे कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है। दोनों विपरीत संबंध होता है, ऋणात्मक संबंध होता है कीमत और मांग मात्रा में, अतः मांग वक्र ऋणात्मक ढाल का होता है। और उसी प्रकार पूर्ति वक्र धनात्मक ढाल का होता है, क्योंकि जब मैंने पूर्ति वक्र पढ़ाया था तब बताया था कि किसी वस्तु की पूर्ति और कीमत में धनात्मक संबंध होता है। जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है
तो उत्पादक या वो फर्म जो होती है वो पूर्ति को भी बढ़ा देती है, इसलिए ये धनात्मक ढाल का वक्र होगा। और जहाँ मांग और पूर्ति वक्र स्पर्श करेंगे, इस ई बिंदु पे स्पर्श कर रहे हैं, वहाँ कीमत का निर्धारण होगा। वहाँ किसका निर्धारण होगा? कीमत का निर्धारण होगा। और यहाँ देख लो आप इस डायग्राम में, जो कीमत है वो कितनी है? ओ पी, ये वाली इतनी कीमत का निर्धारण हो गया उद्योग के अंतर्गत। ठीक है, अब ये जो कीमत का निर्धारण उद्योग में हुआ है, जब हम फर्म की बात करेंगे तो फर्म इसी कीमत पे, देख रहे हो आप, ये पी ओ पी कीमत, यहाँ भी ओ पी कीमत है, इस कीमत को टेक कर लेगी, ग्रहण कर लेगी। ठीक है, इस कीमत को उसे स्वीकार करना पड़ेगा, अर्थात वो अपने पूरे उत्पादन को इस कीमत पे बेच सकती है। वो इस कीमत से ना तो नीची कीमत वसूल करती है, ना ही इससे ऊपर कीमत वसूल करती है। तो ध्यान रखना, पूर्ण प्रतियोगिता में एक उद्योग जो होता है वो कीमत निर्धारक होता है, प्राइस मेकर होता है, और फर्में जो होती है वो प्राइस टेकर होते हैं। ठीक है, कीमत प्राप्तकर्ता होते हैं। अर्थात वस्तु की कीमत उद्योग में वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति के द्वारा निर्धारित हो रही है। उद्योग में संतुलन बिंदु ई पर है, जिसके कारण वस्तु की कीमत ओपी है। इस कीमत ओपी को उद्योग के अंतर्गत कार्य कर रही सभी फर्में दिया हुआ मान लेती है, और वह इस कीमत पर अपनी उत्पादन मात्रा को तय करती है। तो जो फर्में हैं वो उत्पादन को मेक करती है, मतलब प्रोडक्शन मेकर होती है। ठीक है, और प्राइस टेकर होती है। क्लियर है यहाँ तक? फर्म इस निर्धारित कीमत पे न तो परिवर्तन कर सकती, किंतु इस कीमत पर वह वस्तु की कितनी भी मात्रा का उत्पादन कर सकती है और विक्रय बेच सकती है। यही कारण है कि फर्म की जो कीमत रेखा है या फर्म का जो मांग वक्र है वो कैसा होगा? अक्ष के समांतर या क्षैतिज रेखा होगा, एक हॉरिजॉन्टल रेखा होगा। और ये हॉरिजॉन्टल रेखा होती है, इसका स्लोप जो होता है, ढाल, वो शून्य होता है, और इसकी लोच जो होती है वो इन्फिनिटी होती है। ठीक है, क्रेता और विक्रेता दोनों ही बाजार में प्रचलित कीमत से पूर्णतः अवगत होते हैं। ये जब मैंने पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता बताई थी तो आपको समझाया था कि क्रेता और विक्रेता दोनों को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। तो एक समान वस्तु होने के कारण वस्तु समरूप है, ये भी पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता है। तथा क्रेता को बाजार की पूर्ण जानकारी होने के कारण कोई भी विक्रेता प्रचलित कीमत से अधिक कीमत पर क्रेता से वसूल नहीं कर सकता। मतलब सबको पता है, सभी जो भी खरीदने वाले हैं उनको सब कीमतों के बारे में आइडिया है पहले से, तो कोई भी बेचने वाला उनसे अधिक कीमत वसूल नहीं कर सकता। समरूप वस्तु होने के कारण प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लिए क्रेता को एक समान कीमत देनी होगी। ये ध्यान से देखना, समझना इस बात को कि वस्तुएं सभी समान हैं। ठीक है, मान लो कोई एक वस्तु है, एक फर्म है, एक उद्योग है, उसके अंदर 10 फर्में काम कर रही है। ठीक है, फर्में हैं 10, और वो सभी एक समरूप वस्तु का उत्पादन करती है, एक वस्तु का। ठीक, और उस वस्तु की कीमत 10 रुपये है। तो ये 10 रुपये कहाँ निर्धारित हुए? ये 10 रुपये उद्योग द्वारा निर्धारित किए गए थे। ठीक है, और इन 10 रुपये पे ये जितनी भी 10 फर्में हैं ये अपना उत्पादन करके बेच सकती है। ठीक है, अब जैसे ही मान लो 10 रुपये में हर फर्म 10-10 इकाइयाँ बेचती है। क्लियर है? अब जैसे ही 11वीं इकाई बेचेगी तो भी कितने रुपए होंगे? 10 रुपये। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना, एक समान वस्तु होने के कारण प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लिए क्रेता को एक समान कीमत देनी पड़ती है। अर्थात एक अतिरिक्त इकाई बेचने के लिए उतनी ही कीमत देनी पड़ेगी। समझ रहे हो बात को? एक अतिरिक्त इकाई बेचने का मतलब MR। ठीक है, और कीमत मतलब AR, दोनों हमेशा क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। क्योंकि जैसे ही उसने एक अतिरिक्त इकाई बेची तो उसकी आय में परिवर्तन हुआ। पहले वो 10 इकाई बेच रहा था, उसकी कीमत 10 रुपये थी, तो कितनी आय थी? 100 रुपये। अब वो 11वीं इकाई बेचेगा, उस कीमत 10 रुपये ही है, तो आय कितनी हो गई? 110 रुपये। अतिरिक्त इकाई 10 से बढ़ा के कितनी कर दी? 11 कर दिए। अब उत्पादन में परिवर्तन कितने का हुआ? 100 से 110, केवल 10 का हुआ है। ठीक है, तो जितनी अतिरिक्त इकाई में वृद्धि की है, कितनी वृद्धि हुई है? केवल 1 इकाई की वृद्धि हुई है। तो
उसमें जो वृद्धि हुई है उसके कारण कुल आय में परिवर्तन कितने का हुआ, 10 का। और जो एक अतिरिक्त इकाई में वृद्धि करने पे कुल आय में जो परिवर्तन होता है उसे अपन क्या कहते हैं, सीमांत आय। ठीक है। और ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि औसत आय जो होती है वो हमेशा कीमत के बराबर होती है। तो क्या निष्कर्ष निकला यहाँ, कीमत जो होगी वो औसत आय के बराबर होगी और वो सीमांत आय के भी बराबर होगी। क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्ण प्रतियोगिता फर्म के अंदर पदार्थ का मांग वक्र किस प्रकार, कोई भी वस्तु होती है उसका मांग वक्र किसे कहेंगे, कैसे बनेगा। ठीक है। तो सबसे पहली बात मैंने बता दी, यही कारण है कि पूर्ण प्रतियोगिता में AR जो होता है वो MR के बराबर होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, MR क्या होता है, एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने पे कुल आय में जो परिवर्तन होता है। मान लो 10 इकाई वो बेच रहा था, 10 रुपये उसकी कीमत थी, तो उसका TR कितना हुआ, 100 रुपये। ठीक है। अब वो जैसे ही 11वीं अतिरिक्त इकाई बेचेगा, कीमत उनकी 10 रुपये ही है, तो वापस TR बढ़ के कितना हो जाएगा, 110। अतिरिक्त इकाई 10 से 11वीं बेचने पे कुल आय में कितना परिवर्तन हुआ है, 100 से 110 हो गए, कितना परिवर्तन हुआ है, 10 के बराबर। तो अतिरिक्त इकाई बेचने पे कुल आय में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, सीमांत आय। ठीक है। वस्तु की कीमत कितनी थी, 10 रुपये, तो MR भी 10 है, कीमत भी 10 है। अब औसत आय क्या होती है, औसत आय हमेशा कीमत के बराबर होती है। क्यों होती है, क्योंकि औसत आय का फॉर्मूला होती है TR/Q, कुल आय में बेची गई इकाइयों की संख्या का भाग देंगे। और यहाँ जो TR है वो क्या होता है, P/Q, Q से Q कट जाएगा, तो औसत आय किसके बराबर होगी, कीमत के बराबर होगी। तो अपन क्या कह सकते हैं कि MR बराबर P बराबर AR होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसका अभिप्राय यह है कि पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु विशेष की कीमत सदैव स्थिर रहेगी। ठीक है। एक व्यक्तिगत फर्म का मांग वक्र बाजार में प्रचलित कीमत पर पूर्णतः कीमत लोचदार होगा, अर्थात मांग वक्र जो होगा वो क्षैतिज अक्ष के समानांतर होगा, क्योंकि इस कीमत पे, ये स्थिर कीमत है, कीमत हमेशा सेम रहेगी, इस कीमत पे कितना भी उत्पादन कर सकते हैं, कितना भी उत्पादन जो विक्रेता है वो करके बेच सकते हैं। ठीक है। तो वह प्रचलित कीमत पे जितनी चाहे मात्रा वो बेच सकते हैं। यदि कीमत में थोड़ी सी भी परिवर्तन करते हैं तो समस्त ग्राहक उस फर्म को छोड़ देंगे और अन्य फर्म के पास चले जाएंगे। ठीक है। अल्पकाल में पूर्ण प्रतियोगिता फर्म का संतुलन। अब अपन दो संतुलन पढ़ेंगे, एक तो अल्पकाल में फर्म का साम्य और एक पढ़ेंगे दीर्घकाल में फर्म का साम्य। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। अल्पकाल कौन सी अवधि होती है, तो ये मैंने पिछले वीडियो में भी आपको समझाया था। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पिछले वीडियोस को देखिए। आपको अल्पकालीन और दीर्घकालीन जो लागतें पढ़ाई थी उसमें बताया था कि अल्पकाल क्या होता है और दीर्घकाल क्या किसे कहते हैं। तो देखना, अल्पकाल वह काल होता है जिसमें केवल कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं और अन्य साधन क्या माने जाते हैं, स्थिर माने जाते हैं। तो अल्पकाल जिसमें उत्पत्ति के समस्त साधनों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अल्पकाल में उत्पत्ति के कुछ साधन स्थिर और अपरिवर्तनीय रहते हैं। ठीक है। अल्पकाल की इस समयावधि में केवल परिवर्तनशील साधन में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है। परिवर्तनशील साधन कौन से होते हैं, ये भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था। श्रम हुआ, कच्चा माल हुआ, मशीनें हुई, ये सब कैसी है, परिवर्तनशील साधन है। इनमें अपन परिवर्तन कर सकते हैं और इनमें परिवर्तन करके ही हम उत्पादन को घटा या बढ़ा सकते हैं। ठीक है। अल्पकाल इतनी सूक्ष्म समय अवधि होती है जिसमें उद्योग में न तो नई फर्में आ सकती है, न तो एंट्री कर सकती है, न ही जो उद्योग में कार्य कर रही है वो उनको छोड़कर जा सकती है। ठीक है। अगर अल्पकाल में किसी को बहुत ज़्यादा लाभ हो गया तो नई फर्में उस उद्योग में कभी नहीं आएगी। ठीक है। और अगर किसी फर्म को हानि हो गई तो उसको छोड़ कर भी नहीं जाएगी। क्लियर। संतुलन की शर्त के आधार पर पूर्ण प्रतियोगिता फर्म अल्पकाल की दशाओं में रह सकती है और वो 3 संतुलन होते हैं। पहला जो होता है वो होता है अधिसामान्य लाभ, मतलब लागत जो है वो कीमत से बहुत कम रहती है, अभी समझाऊंगा आपको। दूसरी जो सिचुएशन है वो है नॉर्मल फिट,
प्रॉफिट, सामान्य लाभ की स्थिति। और ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था, सामान्य लाभ क्या होता है, जिसमें उद्यमी के स्वयं के साधन, स्वयं के उत्पादन के साधन लगे हुए होते हैं, उनको जो प्रतिफल मिलता है उसको लागतों में हम शामिल कर लेते हैं, तो वो सामान्य लाभ होता है। ठीक है। और तीसरा है हानि की स्थिति। ठीक है। तो अल्पकाल में पूर्ण प्रतियोगिता फर्म के संतुलन में तीन स्थितियां प्राप्त होती है। एक तो असामान्य या अधिसामान्य लाभ, दूसरा नॉर्मल प्रॉफिट सामान्य लाभ, तीसरा हानि की स्थिति। तो यहाँ लिखा है SAC। SAC होता है शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट, अल्पकालीन औसत लागत। SMC अल्पकालीन सीमांत लागत, ये मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था। अल्पकालीन औसत लागत U आकार का होता है SAC, और SMC भी U आकार का होता है। लेकिन जब दोनों घट रहे होते हैं, देखना इस डायग्राम में, जब दोनों घट रहे हैं इस बिंदु तक, तो SMC जो है वो कम है SAC की तुलना में। लेकिन मिनिमम बिंदु पे दोनों बराबर हो गए, उसके बाद जब बढ़ते हैं तो SMC तेजी से बढ़ती है SAC की तुलना में। ठीक है। पूर्ण प्रतियोगिता की दशाओं के अनुसार MR और AR भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ये अपन ने पढ़ लिया कि AR जो है वो MR के बराबर होगा, और MR जो है ये तीनों कीमतों के बराबर होते हैं, जो चित्र में अक्ष अक्ष के समांतर पड़ी रेखा के रूप में दिखाया गया है। अब सबसे पहली कंडीशन अपन लेके चलते हैं अधिसामान्य लाभ, ये वाली कंडीशन। ठीक है। फर्म का अल्पकालीन संतुलन कब, जब असामान्य या अधिसामान्य लाभ की दशा हो। तो इस डायग्राम को ध्यान से देखना, अगर डायग्राम को समझ लोगे तो फिर थ्योरी आप अपने आप लिख दोगे। ये अल्पकालीन संतुलन को दर्शा रही है। ठीक है। यहाँ एक्स अक्ष पे मैंने उत्पादन की मात्रा को दिखाया है, वाई अक्ष पे मैंने कीमत और लागत को दिखाया है। ठीक है। यहाँ पहला जो डायग्राम बनाया है वो AC औसत लागत का बना है, ये अल्पकालीन औसत लागत है। ठीक है। उसके बाद ये जो MC है वो सीमांत लागत का डायग्राम बनाया गया है। ठीक है। OP कीमत, ये अपने को कीमत जो है OP, ये पहले से निर्धारित है क्योंकि ये उद्योग के द्वारा निर्धारित की गई है। ठीक है। अब इस OP कीमत पे एक मांग वक्र बनाया गया फर्म का, जो ये AR जो है वो MR के बराबर है। तो मांग वक्र कैसा हो गया, जो अभी मैंने पढ़ाया था, हमेशा क्षैतिज अक्ष के समांतर होता है। वहाँ AR जो होती है वो MR के बराबर होती है, और वो कीमतों के भी बराबर रहती है। क्लियर। तो ये मांग वक्र है AR और MR वाला। ये औसत लागत वक्र अपने को दिया हुआ है, सीमांत लागत वक्र देख रखा है। अब जो संतुलन की शर्त होती है वो क्या होती है, तो ये ध्यान रखना, हमेशा मार्केट में संतुलन की जो शर्त होगी, वो पहली शर्त तो ये होगी कि MR जो है वो MC के बराबर होना चाहिए। MR किसके बराबर होना चाहिए, MC के बराबर होना चाहिए। ठीक है। और संतुलन की जो दूसरी शर्त है वो ये है कि जो MC वक्र है, सीमांत लागत वक्र है, वह वक्र MR वक्र को नीचे से काटे। ठीक है। तो हम देखते हैं दोनों शर्तें पूरी हो रही है या नहीं हो रही। पहली शर्त, ई बिंदु को देखिए आप ध्यान से, यहाँ MC वक्र ये रहा और AR वक्र MR वक्र ये रहा, दोनों ई बिंदु पर आपस में काट रहे हैं, तो ई बिंदु पे MR और MC तो बराबर है। लेकिन जहाँ वो काट रहे हैं वहाँ MC वक्र नीचे से है, नीचे से आ रहा है ना, इसको देखना ध्यान से। MC जो वक्र है वो नीचे से आ रहा है ऊपर की तरफ, ये देखना। तो जहाँ वो काटते हैं वहाँ MC वक्र MR वक्र को नीचे से काटना चाहिए, या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं कि SMC जो वक्र, ये MC जो वक्र है वो ऊपर की ओर चढ़ता हुआ होना चाहिए। या फिर अपन ये कह सकते हैं कि SMC जो वक्र है उसका ढाल MR वक्र से ज़्यादा होना चाहिए। वो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, MR वक्र जो है ये इसका ढाल कितना है, 0 है, और MC वक्र जो यहाँ चल रहा है इसका ढाल धनात्मक है।
तो धनात्मक जो होता है वो शून्य से हमेशा ज़्यादा होता है। ठीक है। या फिर अपन कह सकते हैं कि एम सी वक्र जो है वो बाएं से, ये बाईं साइड है, दाएं ऊपर की ओर चढ़ता हुआ होना चाहिए। तो यहाँ चार चीज़ें मैंने बताई है। बाएं से दाएं ऊपर की ओर चढ़ता हुआ होना चाहिए, पहली बात। नीचे से काट रहा होना चाहिए, दूसरी बात। ठीक है। ऊपर की ओर एम सी वक्र चढ़ता हुआ होना चाहिए, तीसरी बात। या फिर एम सी वक्र का जो स्लोप है वो एम आर वक्र के स्लोप से ज़्यादा होना चाहिए। ये होती है संतुलन की दूसरी शर्त। तो यहाँ संतुलन की शर्तों के अनुसार ई बिंदु ई पर फ्रम संतुलन प्राप्त करेगी। क्यों? क्योंकि इस बिंदु पर एम आर और एम सी क्या है, बराबर है। दूसरा, एस एम सी जो वक्र है, जो एम सी जो वक्र है वो एम आर वक्र इस वक्र को नीचे से काट रहा है। तो आप देख रहे हो ई बिंदु पे नीचे से चढ़ रहा है। या फिर हम कह सकते हैं एस एम सी वक्र बढ़ता हुआ है, तो ये ऊपर की ओर बढ़ता हुआ है। या फिर हम कह सकते हैं बाएं से दाएं ऊपर की ओर काटता हुआ, ये बाईं साइड है, इससे दाईं तरफ चलेगा और ऊपर की ओर काटता हुआ। ठीक है। तो संतुलन जो बिंदु है वो कौन सा होगा, ई बिंदु संतुलन का बिंदु होगा। ई बिंदु संतुलन का बिंदु हो गया तो यहाँ उत्पादन निर्धारित हो जाएगा। कीमत तो पहले से हुई है, ओ क्यू उत्पादन निर्धारित हो गया। अर्थात यह जो फर्म है वो अल्पकाल में ओपी कीमत पर ओ क्यू उत्पादन करती है। क्लियर है? अब जो ये ए आर जो रेखा है, इससे अपन ने उत्पादन को निर्धारित कर लिया। ठीक है। लेकिन लागत को निर्धारित कौन करेगा? लागत हमेशा निर्धारित होती है औसत लागत वक्र से। ठीक। अब इतना उत्पादन जब वो फर्म कर रही है, ओ क्यू उत्पादन जब कर रही है, तो उसकी लागत भी तो कुछ लग रही होगी। तो जो लागत लग रही है वो एसी वक्र जहाँ इस बिंदु को काट रहा है, ये ओ से क्यू से लेके टी तक, तो लागत कितनी लगी, क्यू टी। या फिर कह सकते हैं ओ से लेके आर तक, ओ आर। तो औसत लागत कितनी हुई, यहाँ मैंने लिख भी रखा है, ओ आर या क्यू टी। ठीक है। अब एक इकाई की कीमत कितनी, ओपी। ठीक है। कुल उत्पादन कितना, ओ क्यू तक। ये एक आयत हो गया, ओ पी ई और क्यू, ये एक आयत हो गया। ठीक है। आयत का जब क्षेत्रफल निकालते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये वाला पूरा क्षेत्रफल ये किसको दर्शाएगा, देखना आप, ये तो कीमत है ओपी, और ओ क्यू क्या है, उत्पादन है। कीमत और उत्पादन को गुणा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है, टी आर, कुल आय प्राप्त होती है। ठीक है। तो कुल आय कितनी हो गई, ओ पी क्यू ई, इतनी हमें कुल आय प्राप्त हो गई ये। ठीक है। अब कुल लागत कितनी थी, ओ क्यू टी आर, ओ क्यू टी आर, ये कितनी होगी कुल लागत। आय ज़्यादा है, लागत क्या है, कम है, तो जो फर्म है उसको क्या होगा, लाभ होगा। और लाभ कितना होगा, ये वाला, यहाँ से शुरू होगा और यहाँ तक, ये वाला लाभ होगा। ठीक है। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ कि जो फर्म होगी उसका जो लाभ होगा वो होगा पी आर ई टी के बराबर उसे लाभ प्राप्त होगा। तो यहाँ देखना संतुलन बिंदु ई पर है, उत्पादन मात्रा ओ क्यू है, प्रति इकाई कीमत ओ पी है, ओ पी भी बोल सकते हैं उसको, या ई क्यू भी बोल सकते हैं, ये वाली दूरी। औसत लागत जो है वो क्यू टी है, या फिर हम उसको कह सकते हैं आर क्यू, इतनी वाली। प्रति इकाई लाभ तो वो कितना है, प्रति इकाई लाभ, लागत तो कितनी है, ये वाली है ना, ये लागत वक्र, तो प्रति इकाई लाभ कितना हो गया, ई टी हो गया। ठीक है। तो कुल लाभ कितना हो गया, ये वाला, क्योंकि एक इकाई का इतना है, कुल उत्पादन इतना है, ओ क्यू या फिर आर टी। आर टी तो लंबाई है, चौड़ाई है, ई टी एक लंबाई है, इसको गुणा कर देंगे तो ये क्या हो गया, कुल लाभ का क्षेत्र आ गया।
तो कुल लाभ कितना होगा, PRET, अर्थात ये वाला क्षेत्र जो मैं थोड़ा शेडो कर रहा हूँ, उसको छायांकित कर रहा हूँ, ये वाला जो क्षेत्र है वो होगा असामान्य लाभ। तो अल्पकाल में इस प्रकार कोई फर्म असामान्य लाभ प्राप्त कर सकती है। अब बात करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट की। फर्म का अल्पकालीन संतुलन सामान्य लाभ की स्थिति में, ठीक है। अब सामान्य लाभ कब होगा, तो देखना, यदि बाजार में कीमत मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित उद्योग की कीमत है, कीमत तो पहले से निर्धारित की गई है। फर्म की लागत दिशाओं की तुलना में केवल इतनी ही है कि फर्म की औसत लागत AC, ये जो है AC SEC, वस्तु की कीमत AR MR या P, ये तीनों बराबर है कीमत के। ये दोनों अगर बराबर हों, इस औसत लागत और कीमत, अर्थात जितना खर्चा हो रहा है उतनी ही उसे आय प्राप्त हो रही है, तो उसे कहते हैं पर शून्य लाभ की स्थिति या फिर सामान्य लाभ की स्थिति। क्लियर है। संतुलन बिंदु जहां MR MC को काटेगा, तो MR MC को कहाँ काट रहा है, E बिंदु पे काट रहा है, ये MC वक्र है, ये MR वक्र है। दूसरा, MR MC को नीचे से चढ़ता हुआ ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर चढ़ता हुआ तो चढ़ रहा है, तो E बिंदु पे संतुलन में होगा। अब E बिंदु पे कीमत कितनी, OP, उत्पादन कितना, OQ, तो कुल आय कितनी, OQEP, ठीक है। अब SAC वक्र ये दिख रहा है आपको, तो लागत कितनी हो गई, EQ, तो कुल लागत कितनी होगी, ये पूरा क्षेत्रफल OQEP, जितनी जितनी आय हो रही थी उतनी की उतनी क्या हो गई, लागत हो गई। तो इसे अपन क्या कहते हैं, शून्य लाभ की स्थिति या सामान्य लाभ की स्थिति। और इसमें क्या होता है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, सामान्य लाभ की दशाओं में क्या होता है, सब बराबर हो जाएंगे। SMC इस बिंदु पे, E बिंदु पे SMC जो है वो SAC के बराबर होगा, AR बराबर होगा MR और बराबर होगा कीमतों के। ये पांचों चीज़ें क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती है। तो यहाँ मैंने इसको हाईलाइट भी किया है। तो ये है सामान्य लाभ की स्थिति, ठीक है। अब हम अल्पकाल में हानि की स्थिति की बात करेंगे। अल्पकाल में एक फर्म को हानि कब होती है, और आपको जनरल सी बात पता है कि हानि तब होती है जब अपनी आय से ज़्यादा अपनी लागत लगने लग जाए, ठीक है। तो वो कब लगेगा, जब, देखना, ये डायग्राम आपके सामने दिया हुआ है, उत्पादन एक्स अक्ष पे दर्शाया गया है, मूल्य कीमत और लागत को दर्शाया गया है वाई अक्ष पे। हमेशा की तरफ ये AR और MR वक्र है जो मांग वक्र है, ठीक है। यहाँ OP कीमत है, क्लियर। SAC जो है वो औसत लागत वक्र है, ठीक। अब OP कीमत पर, कीमत OP है, ध्यान से सुनना, OP कीमत पर कुल उत्पादन कितना हो रहा है। तो मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको, आप एक बार SMC वक्र को छोड़ दो, SAC वक्र को छोड़ दो, और सबसे पहले AR और MR वक्र को बना लो, ठीक है। और ये MC वक्र को यहाँ से निकल रहा है, मैं इस वक्र को छोड़ रहा हूँ एक बार के लिए। तो MR MC को काट रहा है और नीचे से ऊपर की तरफ जल रहा है, तो यहाँ संतुलन में हो गया। तो यहाँ संतुलन में हो गया, इसका मतलब OQEP, ये कुल आय प्राप्त हुई उसे, ठीक है। आय क्यों प्राप्त हुई, क्योंकि उसका उत्पादन कितना है, OQ है, कीमत कितनी है, OP है, दोनों को गुणा कर देंगे। मान लो उत्पादन है 5 kg, कीमत है 5 रुपये, तो कुल आय कितनी आ जाएगी, 25, ठीक है। तो यहाँ OQ और OP को मल्टीप्लाई करने पे कुल आय कितनी आई, ये नीचे वाला क्षेत्र OPEQ, ये आई कुल आय, ठीक। अब हम जब लागत निकालते हैं, हम लोग को लागत निकालनी है, तो हम इस रेखा को ऊपर की तरफ बढ़ाते हैं, क्योंकि लागत तो हमेशा औसत लागत वक्र से निकलती है। तो ये ऊपर की तरफ बढ़ेगी, तो ये T बिंदु पे छुएगी, और T बिंदु को जब वाई अक्ष पे हम टच करेंगे, तो ये वाली जो दूरी है ETRP, जो यहाँ शैडो बनी हुई है, ये वाली दूरी क्या हुई, हानि की स्थिति हुई। क्यों, क्योंकि अपनी कुल लागत कितनी लगी,
ओ क्यू उत्पादन करने पर टी क्यू लागत लग रही है। ठीक है, टी क्यू क्या है? औसत लागत। उत्पादन कितना है? ओ क्यू। और औसत लागत को उत्पादन से गुणा करते हैं तो ये जो पूरा क्षेत्रफल है, यहाँ तक का क्षेत्रफल, आर से लेके ये पूरा क्षेत्रफल, ये किसको दर्शाएगा? लागत को दर्शाएगा। तो मैं यहाँ फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लागत का जो क्षेत्र है वो ये वाला है, पूरा का पूरा। ठीक है, और आय का जो क्षेत्र है वो ये नीचे वाला क्षेत्र है, यहाँ से लेके यहाँ तक का। लागत ज़्यादा है, आय क्या है? कम है। तो ये जो बाकी जो क्षेत्र बचा है, ये ऊपर वाला क्षेत्र, ये यहाँ तक का, ये क्या हो गई? हानि हो गई। ठीक है, अर्थात कुछ परिस्थितियाँ ऐसी भी हो सकती है कि प्रचलित बाजार कीमत फर्म की लागत से भी कम हो जाए, जो बाजार कीमत है वो कम हो जाए। तो ए आर वक्र रेखा औसत तथा सीमांत लागत वक्र रेखाओं से नीचे की स्थिति में आ जाएगी। ऐसी स्थिति में फर्म को हानि होगी। यहाँ अल्पकालीन हानि की स्थिति को दर्शाया गया है। संतुलन की शर्त के अनुसार फर्म का संतुलन ई बिंदु पर होगा, जहाँ एम आर और एम सी क्या है? बराबर है। संतुलन की स्थिति, संतुलन बिंदु ई पर है। उत्पादन की मात्रा ओ क्यू है। प्रति इकाई वस्तु की कीमत ओ पी है। ओ पी को मैंने ई क्यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्रति इकाई औसत लागत, तो आप इस डायग्राम में देखो, प्रति इकाई औसत लागत कितनी है? क्यू टी, या फिर हम बोल सकते हैं क्यू टी किसके बराबर है? ओ आर के। प्रति इकाई हानि कितनी हो गई? ये वाली हानि हो गई, आर पी या फिर टी ई। कुल हानि कितनी हो गई? तो ये ऊपर वाला जो क्षेत्र है, ये जो छायांकित क्षेत्र है, ये कुल हानि हो गई आर पी टी ई। अतः आर टी ई पी क्षेत्र फर्म की कुल हानि को प्रदर्शित करता है। हानि के कारण समान लागतों के अंतर्गत कार्य कर रही सभी फर्में हानि उठाएगी। ठीक है, अनेक फर्में उद्योग से अलग होना चाहेगी। अब हानि हो जाएगी तो कुछ फर्में ये सोचेगी कि उद्योग से अलग हो जाए, लेकिन अल्पकाल में फ्री एग्जिट नहीं होता है, फ्री निकासी नहीं होती है। तो अल्पकाल में फर्में उद्योग से अलग होने की अनुमति प्राप्त नहीं होती है। यहाँ एक ध्यान देने योग्य बात है कि फर्म ई बिंदु पर संतुलन में होने के कारण न्यूनतम हानि उठा रही है। अगर बिंदु ई पर उत्पादन ओ क्यू है, यदि फर्म उत्पादन मात्रा में परिवर्तन करने का प्रयास करती है, मान लो फर्म ये कहेगी कि मैं ओ क्यू उत्पादन ना करके यहाँ तक उत्पादन को बढ़ाऊँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? लागत और बढ़ गई। अगर यहाँ कम रखते हुए उत्पादन तो भी लागत बढ़ जाएगी, क्योंकि जो लागत वक्र है वो उसके मिनिमम बिंदु पे वो हमेशा होती है। और लागत वक्र इस प्रकार का होता है, इस बिंदु पे तो संतुलन में पहले से हो रही है, अगर यहाँ करेगी और यहाँ, इन दोनों जगह अगर उत्पादन बढ़ाया या घटाया तो उसकी हानि जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, ओ क्यू में परिवर्तन का प्रयास करती है तो निश्चित रूप से अपेक्षाकृत अधिक हानि उठानी पड़ती है। तो ये था अपना पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर फर्म का अल्पकालीन संतुलन। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे उत्पादन बंद के रो बिंदु कहाँ होता है, कि एक उत्पादक या एक फर्म किस वक्त अपना उत्पादन को बंद कर देती है, और दीर्घकालीन संतुलन फर्म का किस प्रकार होता है। थैंक यू।